जो कि केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। तो सेल इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो सेल के अंदर जो केमिकल होता है उस एनर्जी से वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में से कन्वर्ट किया जाता है। अब दो तरह की सेल होती हैं, टाइप्स ऑफ सेल अगर हम लोग देखें, सेल दो तरीके की होती हैं। सबसे पहले होती है प्राइमरी सेल। तो प्राइमरी सेल क्या होती है? इट इज़ नॉन रिचार्जेबल, है ना, जो दोबारा से रिचार्ज नहीं हो सकती। एक बार आपने यूज़ किया ख़राब हो जाएगी, तो नॉन रिचार्जेबल, उसको हम प्राइमरी सेल बोलते हैं। और दूसरी होती है सेकेंडरी सेल। तो सेकेंडरी सेल क्या होती है? इट्स रिचार्जेबल। तो ये रिचार्जेबल होती है। ठीक है, तो सेल दो तरीके की होती हैं, एक तो प्राइमरी सेल होती है और दूसरी सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल कैसी होती है? नॉन रिचार्जेबल। और सेकेंडरी सेल कैसी होती है? रिचार्जेबल। ठीक, अब सेल में हम लोग कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं सेल के लिए। तो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड फॉर सेल, आवाज़ क्लियर आ रही मेरी? यस सर। सो इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड फॉर सेल, सेल के लिए हम कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स यूज़ करते हैं। तो देखो क्या क्या टर्म हम लोग यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला होता है इसमें EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो EMF क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसमें फोर्स नाम लिखा है लेकिन इसका फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अमृता जिस तरह तुम उस दिन बोल रही थी आज बोल नहीं रही हो, क्या बात है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अमृता आवाज़ नहीं आ रही तुम्हारी। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है? इसका फोर्स से कोई रिलेशन नहीं है। सेल या बैटरी को जब हम ओपन सर्किट कंडीशन में लगाते हैं, जैसे कि ये हमने एक सेल ली या बैटरी, किसी को भी हम ओपन सर्किट कंडीशन में लगाते हैं, तब जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं EMF। मतलब ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप एक बाज़ार से सेल खरीद के लाते हो तो उसके ऊपर लिखा रहता है ना 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, कुछ लिखा रहता है ना, 1.5 वोल्ट, 2 वोल्ट। तो वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। अभी हमने सेल को यूज़ नहीं किया है, वो उसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है। तो उसी को हम लोग EMF बोलते हैं। तो EMF क्या होता है? इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल when the cell is in ओपन सर्किट कंडीशन। जब सेल ओपन सर्किट कंडीशन में होती है उस टाइम पे जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको हम लोग EMF बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल व्हेन द सेल इज इन ओपन सर्किट कंडीशन। ठीक है, सो EMF इज व्हाट? इट इज़ द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस when the cell is in open circuit condition. ओके, अब सेकेंड एक टर्म आता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब सेल को हम कैसे विजुअलाइज करते हैं वो हमें देखना है। इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में तब समझ में आएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इसको छोटे r से डिनोट करते हैं। सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को हम छोटे r से डिनोट करते हैं। अब सेल का विजुअलाइजेशन क्या होता है वो हमें देखना है। तो ये देखो, ये एक सेल है, ये एक सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं। ये एनोड है, ये कैथोड है। ठीक है ना, 2 इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। और इसके अंदर क्या होता है?
एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, यस सर। ठीक है, ये एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है इसके अंदर। तो इंटरनल रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस का मतलब होता है इन सब का रेजिस्टेंस, मतलब जो ये डिप्ड पार्ट है, ठीक है ना, और ये जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, इन सब का रेजिस्टेंस मिला के, भाई इनका भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो ये भी तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे। तो सेल का खुद का रेजिस्टेंस क्या कहलाता है? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक ना। सो इट इज सेल्फ रेजिस्टेंस ऑफ सेल विच ऑकर्स ड्यू टू, जो किसकी वजह से आया है? इलेक्ट्रोड्स एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की वजह से आया है। समझ में आ रही बात? यस सर। अब ये इंटरनल रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है वो देखते हैं। सो इंटरनल रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन टू फैक्टर। इंटरनल रेजिस्टेंस कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? दो। डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। फर्स्ट, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनके बीच के लेंथ पे डिपेंड करता है। सो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ या फिर सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये? लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। नहीं, लेंथ नहीं, सेपरेशन, ये सेपरेशन, ये इनके बीच का सेपरेशन, इलेक्ट्रोड्स के बीच का सेपरेशन, सेपरेशन बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, और इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू area of dipped part। डिप्ड पार्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, यस सर। यस सर। ओके, कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइन करूं तो ये आ जाएगा R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, और यहाँ से अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाया जाए तो यहाँ आ जाएगा R इक्वल्स टू CL/A। ये C एक कांस्टेंट है जो कि इसके अंदर भरे हुए इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करेगा, इसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा और टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। ओके, तो R एक कांस्टेंट है, R is a constant whose value depends upon, नहीं R नहीं, sorry, C is a constant, C is a constant whose value depends upon nature of electrolyte solution, ठीक है ना। नेचर, कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, तीन बातों पे डिपेंड करेगा। कौन कौन सी तीन बातें? कौन कौन सी तीन बातें? नेचर, टेम्परेचर और कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। ठीक है, इन तीन चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब हम ये देखेंगे कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन क्या होता है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ किसी एक सर्किट में।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ये अच्छी तरह कर लेना। तो रिलेशन बिटवीन वी मतलब टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ई कैपिटल आर और स्मॉल आर। तो सपोज हमने एक सर्किट कंसीडर किया, इसमें एक सेल या बैटरी लगी है। अभी मैं सेल आपको शो कर देता हूँ। ये सेल का सिंबल है और इसमें ये जो बड़ा वाला डंडा ये पॉजिटिव टर्मिनल को, निगेटिव वाला छोटा वाला निगेटिव को शो कर रहा है। और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसका रजिस्टर R है, इसमें EMF E है और इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है। सो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज V। इसके अक्रॉस यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस V है, ठीक है। इसके अक्रॉस टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। सो कंसीडर अ सर्किट हैविंग E क्या है यहाँ पे? EMF ऑफ सेल। और EMF कोई नई चीज़ नहीं होती, मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है, वोल्टेज ही होता है। ये V भी वोल्टेज ही है, लेकिन इसके अक्रॉस का वोल्टेज है। V इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपिटल R। कैपिटल R तो रजिस्टर है ही, और स्मॉल r क्या है? इट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ओके, Yes, sir. चलो, तो हमें मालूम है फ्रॉम ओम्स लॉ हम करंट का फॉर्मूला लिख सकते हैं I इक्वल्स टू V अपॉन R, या हम ओम्स लॉ से लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो करंट का फॉर्मूला ये भी हो सकता है, ये भी बोल सकते हैं टोटल वोल्टेज या टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। पूरे सर्किट के लिए लिखा जा सकता है। पूरे सर्किट के लिए जो वोल्टेज है वो टोटल EMF है, वो E है, और पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है कैपिटल R तो है ही, साथ में इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, स्मॉल r भी है। ये फॉर्मूला हमने कैपिटल R के अक्रॉस लिखा ओम्स लॉ से, और ये फॉर्मूला हमने पूरे सर्किट के लिए लिखा है। ऊपर वाला फॉर्मूला किसके अक्रॉस लिखा है? कैपिटल R। और नीचे वाला फॉर्मूला किसके लिए लिखा है हमने? पूरे सर्किट के लिए, Total. ठीक है ना। Yes, sir. आवाज़ वगैरह ठीक आ रही है आज? Yes, sir. कुछ चेंज लग रहा है कि पहले से आवाज़ वगैरह में किसी चीज़ में कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा? सब कुछ पहले जैसा ही है? Yes, sir. इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, और ये बहुत अटक अटक के चलता है, ये अभी तक सही नहीं हो पा रहा, कैसे होगा? इक्वेटिंग बोथ इक्वेशन, अगर मैं दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके लिखूं, ठीक है। सो E अपॉन R प्लस R इक्वल्स टू V बाय R। सो ER इक्वल्स टू V R प्लस R। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लिख दिया मैंने इसको ऐसा, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सो ER इक्वल्स टू VR प्लस V छोटा r। सो ER माइनस VR इक्वल्स टू V छोटा r। सो छोटा r इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन V E माइनस V। सो V को अगर हम अंदर ले लें तो ये बन जाएगा, V अपॉन V वन आ जाएगा ये, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सो दिस इज द स्टैंडर्ड रिलेशन बिटवीन कैपिटल R स्मॉल r, ये सब ये रिलेशन है, स्टैंडर्ड रिलेशन है।
यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, एक बार फिर से देख लो इसको। आपने एक सर्किट लिया, उसमें ईएमएफ ई है, वोल्टेज वी है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है। ओम्स लॉ से मैंने ये फॉर्मूला लिखा, एक और फॉर्मूला लिखा, दोनों को कंपेयर किया, ये आ गया। बताओ कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। ओके, अब इसमें दो चार बातें और देखो। इस फॉर्मूले को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखना ज़रा ध्यान से। ये R अपॉन वी, ये क्या चीज़ है? ये 1 अपॉन आई नहीं है। R इक्वल्स टू कैपिटल R अपॉन वी, ई माइनस वी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये R अपॉन वी क्या है? V इक्वल्स टू आई आर। तो R अपॉन वी क्या है? क्या ये 1 बाय आई नहीं है? क्या ये 1 बाय आई नहीं है क्या? यस सर। तो यहाँ पे हम 1 बाय आई लिख सकते हैं, यस सर। और इसको इधर मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आई आर इक्वल्स टू ई माइनस वी। इसको इधर ले आए तो v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। तो एक और फार्मूला हमारे पास आ गया, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है। मतलब कि अगर सेल को हम यूज़ कर रहे हैं, सेल को डिस्चार्ज कर रहे हैं, कहीं यूज़ कर रहे हैं सेल को, तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल हम लोग ये वाला फार्मूला लगाते हैं। सो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, अगर आपको कभी v निकालने को आ जाए तो उसका फार्मूला होता है ई माइनस आई आर। ठीक है? यस सर। लेकिन अगर चार्जिंग होने लग रही है, सेल को हम बाहर से चार्ज कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल ई माइनस आई आर में आई को हम माइनस का ले लेंगे, क्योंकि सेल ने अपनी डायरेक्शन, करंट ने भी डायरेक्शन चेंज कर दी होगी डिस्चार्जिंग से चार्जिंग के दौरान। ठीक है? तो अगर चार्जिंग हो रहा है, बाहर से हम सेल को चार्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे ई प्लस आई आर आ जाता है। तो याद रखेंगे डिस्चार्जिंग में ई माइनस आई आर आ गया था, और चार्जिंग में ई प्लस आई आर आएगा। ओके? ये फॉर्मूला तभी यूज़ करना है, रेयर यूज़ होगा ये फॉर्मूला, ये तभी यूज़ होगा जब चार्जिंग की जा रही है सेल को। सबसे ज़्यादा v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर ही यूज़ होगा। ठीक है? यस सर। अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, अब अगर हम एक ग्राफ प्लॉट करें, देखो हमें मालूम है एज v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, पता है ना ये बात हमें। तो अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें, हाँ अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करें, अगर हम v और i के बीच का ग्राफ प्लॉट करें, तो ये y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन बन रही है, और ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। अगर यहाँ पर i को हम 0 ले लेंगे तो v e के बराबर आ जाएगा, यानी कि अगर मैं x एक्सिस को 0 ले लूँ तो y एक्सिस e के बराबर आ जाएगा, v की वैल्यू e के बराबर आ जाएगी, v की वैल्यू e के बराबर आ जाएगी। और अगर इसी ग्राफ में v को 0 ले लें तो i इक्वल्स टू ई बाय आर आ जाएगा, यानी कि जब v 0 होगा तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी? ई बाय आर। ई बाय आर। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे ई बाय आर कॉमा 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0 कॉमा ई, और इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी ये। और इस ग्राफ का स्लोप क्या होगा? स्लोप मतलब tan थीटा।
सो टेन थीटा की वैल्यू आप चाहे तो यहाँ से देख सकते हो, ये ई अपॉन दिस, या यहाँ से सीधे देख सकते हो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी है, y की जगह ये है, x की जगह पे i है, तो c की जगह पे क्या है, e। तो कुल मिला के इस ग्राफ का स्लोप e हो जाएगा, सॉरी r हो जाएगा, इस ग्राफ का स्लोप r हो जाएगा। ठीक है, देखो y की जगह तो ये है, i की जगह x की जगह पे इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग, इसको ऐसे लिखते हैं y इक्वल्स टू स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन c प्लस एम एक्स। तो अब c की जगह तो e है ही, देखो इंटरसेप्ट y एक्सिस पर, x की जगह पर i है और m की जगह पे क्या है, r माइनस का r, मतलब वो स्लोप निगेटिव चला गया। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। ओके, अब हम लोग फिर से देखते हैं इस इक्वेशन को, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, और अब ग्राफ प्लॉट करते हैं v और r के साथ। याद रखना पिछली बार किया था v और i के साथ, इस बार भी ग्राफ वैसे ही बनेगा। अगर r हम 0 ले लेंगे तो v बराबर e आ जाएगा यहाँ पर, और अगर हम लोग v0 ले लेंगे, अगर हम v0 ले लेंगे तो r इक्वल्स टू e अपॉन आई आ जाएगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए e अपॉन आई कॉमा 0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए 0 कॉमा ई, और फिर से इनके बीच में एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनेगी। और इस ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताएगा? आई। बिल्कुल, इस ग्राफ का स्लोप हमें आई बताएगा। आप इस फॉर्मूले को फिर से कंपेयर करो, v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, सी की जगह पे ई आ गया, इंटरसेप्ट कहते हैं इसको। ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, x की जगह पे हमने r लिया था तो m की जगह पे i आएगा, तो इस ग्राफ का स्लोप आ गया टेन थीटा इक्वल्स टू आई। ठीक है, माइनस साइन ये बता रहा है कि निगेटिव स्लोप है। ठीक है सर, पिछले बार भी तो आई आना चाहिए था। पिछली बार हमने i के साथ तो बनाया ही था ना, तो r आया था, इसलिए इस बार तो हमने r के साथ बनाया तो i आया। दोनों ग्राफ एक जैसे थोड़ी ना, दोनों अलग अलग ग्राफ हैं। अब ये ग्राफ, हेलो, Yes, sir. Are you free now? no I am not free now, I will free after 20 minutes. I will give you the Zoom ID and password, don't worry about that. Okay, sir. Then I will call you in the early morning. Yeah, you can call me in the early morning. In which school you are studying? Sir, I am studying in Pragati Vidyapeeth in class 12. Okay, so call me in the morning, Okay. and in the meantime I will Sir, give in you which the time you take biology classes? 4:30 p.m. but it will start from Monday. And WF or TTS? It's daily, it's start from Monday, new chapter. Okay, sir. Okay, Okay, sir. I will call you in the early morning. Okay. Thank you, sir. okay, कोई दिक्कत? यस सर। नो सर। सो ये हो गया। अब हमें ये याद रखना, ये तो ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है बहुत ज़्यादा। एक ये याद रखना कि जो ग्राफ पूछा गया है वो v और छोटे r के बीच में पूछा गया है, v और बड़े r के बीच में पूछा गया है। दोनों बिल्कुल अलग अलग तरीके से बनेंगे। अगर v और बड़े r के बीच में पूछा गया है ग्राफ, तो देखो थोड़ा सा ग्राफ का नेचर बदल जाएगा। v और बड़े r के बीच में ग्राफ पूछा गया है, ध्यान से देखना, ठीक है। ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है हमारे पास, वो क्या लिखा है, r इक्वल्स टू कैपिटल R e अपॉन वी माइनस 1। इससे हमने एक और फॉर्मूला डिज़ाइन किया था, और वो फॉर्मूला था हमारा v इक्वल्स टू e माइनस आई आर।
याद करो, अभी हमने निकाला था फॉर्मूला v इक्वल्स टू ई माइनस आई आर। Yes. क्या इस फॉर्मूले को मैं ऐसे, क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकता हूँ ई माइनस स्मॉल वाला होगा, क्या, आई आर स्मॉल है सर, आर हाँ आई आर स्मॉल है, सॉरी। चलो अब मैं दूसरे तरीके से लिखता हूँ, v बराबर आई आर लिख सकते हैं, ये तो पता ही है ओम्स लॉ, ठीक है। यस सर, Yes, sir. क्या मैं आई को ऐसे लिख सकता हूँ ई अपॉन आर प्लस आर, यस सर, और क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है ई अपॉन आर बाय आर प्लस आर बाय आर। भाई इस आर को नीचे ले लिया मैंने, दोनों के अपॉन में, दोनों के डिवीजन में ले लिया। Yes, sir. क्या इस फॉर्मूले को ऐसा लिखा जा सकता है ई अपॉन 1 प्लस आर बाय आर। यस सर, अब अगर तुम ध्यान से देखो, अगर मैं इस बड़े आर को 0 कर लेता हूँ तो ये चीज़ क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी, ये चीज़ इन्फिनिटी हो जाएगी, नीचे 0 है, यस सर, और 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, यस सर, और इन्फिनिटी अपॉन में, तो v 0 हो जाएगा। फिर से देखो, ये मैंने 0 लिया तो ये इन्फिनिटी हो गया, 1 प्लस इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये पूरा नीचे इन्फिनिटी तो ऊपर 0। यस सर, और अगर मैं r को इन्फिनिटी ले लेता हूँ, इसको इनफाइनाइट ले लेता हूँ, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो v इक्वल्स टू ई हो जाएगा। यस सर, यानी कि जब r 0 होगा तो v भी 0 होगा, और जिस वक्त पे v e के बराबर तब होगा जब r इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, लेकिन ये ग्राफ इस लाइन से टच नहीं कर पाता क्योंकि r ना कभी इन्फिनिटी होगा और ना कभी v के बराबर होगा, तो ये ग्राफ ऐसा आता है। कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. थोड़ा यस सर, अरे जब r 0 होगा तो v 0 होगा, और जब r इन्फिनिटी होगा, अब r इन्फिनिटी कभी होगा नहीं तो v e के बराबर कभी होगा नहीं, तो ये ग्राफ इसको टच नहीं करेगा लाइन को, जहाँ v इक्वल्स टू Yes, ई। sir. तो ये दोनों ग्राफ आते हैं पेपर में, बच्चे गलती कर देते हैं इन ग्राफ्स में। क्या गलती कर देते हैं, वो v और स्मॉल r वाला जो ग्राफ है और v और कैपिटल r वाला ध्यान नहीं दे पाते। तो आपको ध्यान देना है, स्मॉल r वाला ग्राफ बिल्कुल अलग है, कैपिटल R वाला ग्राफ बिल्कुल अलग है, ठीक है। Yes, sir. अब जैसे एक क्वेश्चन आया था, उसमें बोला गया था, एक v और छोटे r के बीच का ग्राफ दिया था, और उसमें बोला था कि देयर आर 3 सेल्स ग्राफ इज शोन फॉर 3 आइडेंटिकल सेल्स। तीनों सेल कैसी हैं, आइडेंटिकल हैं, उनके लिए एक ग्राफ बना हुआ है। सो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज ईएमएफ ऑफ ईच सेल। तीनों सेल सीरीज में लगी थी,
सो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास तीन, आवाज़ आ रही मेरी, स्टार्ट करूं? Yes, sir. सो क्वेश्चन ये था कि हमारे पास तीन सेल हैं, उनका ग्राफ दिया हुआ है कि व्हाट इज़ द ईएमएफ ऑफ ईच सेल। तो इस ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं कि फ्रॉम ग्राफ Yes. क्या हो गया, बोलो। मैं ऐसे बोल रहा था। हाँ, इस ग्राफ को देख के हम बोल सकते हैं कि ईएमएफ मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है और ये पॉइंट जो है वो ईएमएफ का पॉइंट है 6 वोल्ट, और ये तीन सेलों का ईएमएफ है, नेट ईएमएफ है। तो एक सेल का ईएमएफ कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट। समझ में आ रहा है? Yes, sir. एक सेल का ईएमएफ क्या हो जाएगा? 2 वोल्ट। सपोज एक क्वेश्चन मैं और दे देता हूँ तुम लोगों को, बताओ मुझे, यहाँ पे हमारे पास 5 सेलें लगी हैं और ये 10 वोल्ट है, तो एक सेल का ईएमएफ क्या होगा? 2 वोल्ट, ठीक है ना? तो ये कोई बताने वाली बात तो है नहीं इसमें। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था, इसे अच्छी तरह कर लेना। ओके, सो हमने क्या देखा यहाँ पे? वी और छोटे आर के बीच का ग्राफ, वी और बड़े आर के बीच का ग्राफ। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन, कुछ क्रिएट हुआ? बोलो। नो सर। ओके, अब हम देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो हमारे पास कंसीडर वी हैव n सेल्स, या मान लो हमारे पास 2 सेल हैं, चलो कंसीडर हैविंग 2 सेल्स having EMF E1 and E2 connected in series, ठीक है? माना कि 2 सेल हैं, उनका ईएमएफ है E1 और E2, और ये किस में कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो सपोज मेरे पास ऐसे 2 सेल्स हैं, एक का ईएमएफ E1 है, एक का ईएमएफ E2 है, और ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, और ये एक किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्टेड है। ओके, कोई दिक्कत? नो सर। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखें, दोनों से सेमी करंट फ्लो करेगा। एक ब्रांच में 2 करंट तो हो ही नहीं सकते, सेमी करंट फ्लो करेगा। अब इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V1 है, इसके अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सपोज V2 है, तो टोटल सर्किट का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? दोनों पोटेंशियल डिफरेंस का सम V1 प्लस V2, ठीक है? Yes, sir. अब V नेट होता है E माइनस आई आर, तो उस फॉर्मूले से देखें तो ऐसे लिख सकते हैं E नेट माइनस आई और R नेट, ये पूरे सर्किट के लिए लिख रहा हूँ। जबकि पहले वाले सेल के लिख देंगे हम E1 माइनस आई आर 1, और दूसरे वाली सेल के लिख देंगे E2 माइनस आई आर 2। Yes, sir. तो ये हो जाएगा E नेट, ये E माइनस आई आर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे? E1 और E2 को एक साथ लिखेंगे, E1 प्लस E2, और माइनस आई R1 प्लस R2। ठीक है? Yes, sir.
सो ई नेट हो सकता है E1 प्लस E2 और आर नेट हो जाएगा R1 प्लस R2। अगर कंपेयर करो तो ठीक है। Yes, sir. तो ये याद रखना है कि सीरीज़ में ईएमएफ जुड़ जाते हैं और इंटरनल रेजिस्टेंस भी ऐड हो जाते हैं। तो जब सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है तो ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। ओके, यहीं तक रखते हैं आज हम लोग। ये वाला डेरिवेशन में दोबारा करा दूंगा। यहाँ तक किया है मेनली हमने आज इलेक्ट्रिक सेल क्या होती है, उसके टर्म्स, और साथ में रिलेशन क्या होता है वी ई कैपिटल आर और स्मॉल आर। अगली क्लास हमारी मंडे को होगी। ओके, Yes, sir. आवाज़ आ रही है सभी को? Yes, sir. आ रही है।